इंसर्ट करना, ये सारी चीजें हमने सीखी थी। तो अब लिस्ट में से एलिमेंट को क्या हम हटा भी सकते हैं? आंसर इज यस। तो लिस्ट में से एलिमेंट कैसे रिमूव करते हैं ये देखेंगे एक बार। हाँ बोलिए। कोई भी वैल्यू जो हम अपेंड कर रहे हैं दो तरह से कर सकते हैं। या तो सीधी वैल्यू अपेंड में लिख दीजिए जो अपेंड करनी है आपको, और वो लिस्ट में जाकर स्टोर हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि वो वैल्यू आपने पहले एक वेरिएबल में स्टोर करी थी और फिर उस वेरिएबल को आपने अपेंड में लिख दिया था, तो ये भी कर सकते हैं। तो हम दूसरा तरीका तब यूज करते हैं जनरली जब हम वैल्यू को पहले से नहीं जानते हैं और हम यूजर से इनपुट लेकर आ रहे हैं या किसी फाइल से इनपुट लेकर आ रहे हैं। तो पहले वैल्यू को संभाल कर एक वेरिएबल में रखेंगे, फिर उसे अपेंड करेंगे लिस्ट के अंदर। तो वो अभी मैं करा दूंगा डिलीट करने के बाद। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। अब ये लिस्ट है मेरे पास, इस लिस्ट से हमें कुछ वैल्यूज को रिमूव करना है। तो कौन सी वैल्यूज रिमूव करनी है वो देखते हैं। तो सर हम 10 को रिमूव करना चाहते हैं। तो किसी भी वैल्यू को रिमूव करने के लिस्ट में चार पांच तरीके होते हैं। तो एक एक करके सारे तरीके समझते हैं। पहला तरीका होता है कि आप डेल ऑपरेटर लगाइए और डेल ऑपरेटर के आगे आप जिस चीज को डिलीट करना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए। मान लीजिए मैंने लिख दिया डेल एक्स। तो ये एक्सप्रेशन क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन में डेल एक ऑपरेटर है। तो डेल ऑपरेटर एक कीवर्ड से दिखाया गया है। तो डेल ऑपरेटर क्या करेगा, हमारा जो भी आपके यहाँ पर आपने नाम लिखा है उसको मेमोरी से डिलीट कर देगा। दैट मीन्स आगे के प्रोग्राम में ये लिस्ट अब यूज ही नहीं हो पाएगी। एरर आ गई, कह रहा एक्स तो है ही नहीं क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। बट सर हमें लिस्ट को डिलीट नहीं करना था, हमने तो लिस्ट के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना था। तो क्या करेंगे, डेल के आगे फिर उस एलिमेंट का इंडेक्स बताएंगे। मैं लिख दिया मान लीजिए यहाँ पर 1। तो इस लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है दैट इज 20, ये आपका डिलीट हो जाएगा। और जब फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट होगा तो जितने भी आगे के एलिमेंट हैं वो सब लेफ्ट की तरफ क्या होंगे, हमारे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब 30 आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पर, एंड सोन सब एक एक लेफ्ट शिफ्ट हमारे हो जाएंगे। अब आप देखना, तो यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे जो 20 था अब वो डिलीट हो गया और जो 30 था वो शिफ्ट हो गया हमारा फर्स्ट पोजीशन पर। इस तरह सारे एलिमेंट आपके शिफ्ट हो गए। तो अगर आप किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका पहला तरीका हो गया डेल ऑपरेटर। और डेल ऑपरेटर को आप क्या बताएंगे, अपनी लिस्ट का इंडेक्स बताएंगे। अब अगर हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि सर जो एलिमेंट डिलीट हुआ है वो कौन था, अभी हमें दिख रहा है कि वो 20 है, बट हम प्रोग्राम में पता करना चाहते हैं कि कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है। तो ऐसा करने के लिए लिस्ट के पास एक दूसरा तरीका है और जिसका नाम है पॉप मेथड। पॉप मेथड कहता है आप मुझे इंडेक्स दो, मैं उस इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा उसको डिलीट भी कर दूंगा और आपको दूंगा भी कि वो कौन सा एलिमेंट था, वो ये था। आप उसे संभाल कर एक वेरिएबल में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ फर्स्ट कर दिया। तो आप बताइए इस लाइन पर जब लिस्ट का पॉप मेथड इस इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करेगा तो लिस्ट कौन सी कंसीडर करेगा, जो सबसे पहली लाइन पर बनाई थी वो, या जो इस लाइन पर अपडेट हो गई है वो अपडेटेड वाली, है ना। तो अपडेटेड वाली में फर्स्ट इंडेक्स पर कौन आ गया होगा, 30, क्योंकि अब इस लाइन की वजह से तो 20 ऑलरेडी डिलीट हो चुका है फर्स्ट इंडेक्स से। अब जब यहाँ पर ऑपरेशन हुआ तो उसी समय 30 शिफ्ट होकर फर्स्ट पर आ गया। तो आगे के प्रोग्राम में जो लिस्ट चलेगी उसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, 30 है ना। तो उसी लिस्ट पर जो अपडेटेड थी फर्स्ट इंडेक्स पर जो था वो डिलीट हो गया, और जो डिलीट हुआ वो मुझे मिलेगा भी। तो मैं उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। लेट अस सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर वी माने वैल्यू। तो अब अगर आप लिस्ट को प्रिंट कराएं और साथ ही साथ ये भी प्रिंट कराएं कि कौन डिलीट हुआ है तो आपको दोनों चीजें पता चलेगी।
देखो इस बार 30 डिलीट हो गया, और देखो मुझे बताया भी गया है कि हमने 30 को डिलीट करा। ठीक है, तो पॉप मेथड हमसे इंडेक्स पूछता है और उस इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी है उसको डिलीट करेगा और हमें वापस भी करेगा। डेल ऑपरेटर हमसे इंडेक्स पूछता है, उस इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करेगा, लेकिन हमें कुछ नहीं बताएगा कि कौन सा एलिमेंट इसने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब अगर हम पॉप मेथड को ये ना बताएं कि आपने किस इंडेक्स का एलिमेंट इस लिस्ट से डिलीट करना है, तो पॉप मेथड में एरर नहीं आती। तो पॉप मेथड ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता है। तो इस समय लिस्ट में जो लास्ट एलिमेंट होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो लास्ट एलिमेंट यहाँ पर 10 था, तो आगे जब मैंने पॉप करा बिना इंडेक्स बताए, तो यहाँ से हमारा 10 डिलीट हो गया और हमने ये देख लिया। अब अगर डेल यूज करते समय मैं ना बताऊं कि कौन सा इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट करना है, तो एरर आ जाती है। यहाँ तो बताना ही पड़ेगा। इंटरव्यू क्वेश्चन तैयार हो गया। डिफरेंस बिटवीन del and pop, both are used to delete the element from the list। तो इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या होता है, अभी जो समझाया है किसी को वर्ड्स में आपने लिख देना है या किसी को बता देना है। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं डेल एक ऑपरेटर है, वेयर है पॉप क्या है हमारा एक मेथड। तो डेल ऑपरेटर है, पॉप एक मेथड है। डेल क्या करता है, सिंपली रिमूव्स वैल्यू ऑन गिवन इंडेक्स, गिवन इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करता है। रिमूव्स एंड रिटर्न्स, रिमूव भी करता है और वापस भी करता है वैल्यू। तीसरा we have to specify index। if we do not specify index, removes last value। वैल्यू या एलिमेंट इंटरचेंजेबल टर्म है, तो मैं एलिमेंट बोलूं कभी या कभी वैल्यू बोलूं लिस्ट के अंदर तो एक ही बात है, अलग बात है। तो डेल ऑपरेटर और पॉप लिस्ट के साथ जब यूज होते हैं तो ये तीन डिफरेंसेस हैं जो आप किसी को बता सकते हैं। तो अब कौन सा कब यूज करना है, सामने डिफरेंस से समझ में आ गया। तो इन जनरल अगर किसी एलिमेंट को डिलीट करने के बाद मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है तो मैं डेल ऑपरेटर से जा सकता हूँ। लेकिन अगर किसी एलिमेंट को डिलीट होने पर मुझे उसमें इंटरेस्ट है, माइट भी मैं चाहूँ कि शायद दोबारा इसको कभी ऐड करेंगे आगे जाकर, तो आपके पास होना तो चाहिए तभी तो ऐड कर दोगे दोबारा जाकर। तो डेल आपको नहीं बताता है कि ये एलिमेंट था रख लो संभाल कर, पॉप आपको बताता है ये एलिमेंट मैंने डिलीट करा है तो संभाल कर रख लो, हो सकता है आगे आपके काम में आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेल और पॉप में हम डिफरेंस कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कोई तरीका नहीं है सर कि हम सीधी वैल्यू को डिलीट करें, हमें उसका इंडेक्स ही नहीं पता। ये दोनों तरीके इंडेक्स पे काम करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें से 50 को डिलीट कर दो, मुझे नहीं पता वो कहां पर है, कहीं भी हो 50 जहां भी हो वहां डिलीट कर दो। अब वो 0 पर है, 1 पर है, 2 पर है, मैं कहां तक देखूंगा ऐसे उसमें। तो अगर आप किसी वैल्यू को वैल्यू से डिलीट करना चाहते हैं रादर देन उसके इंडेक्स से, तो आप लिस्ट का एक और तरीका यूज करते हैं, रिमूव मेथड। तो रिमूव मेथड क्या कहता है, रिमूव मेथड कहता है आप मुझे वैल्यू दो, उस वैल्यू को मैं रिमूव कर दूंगा। तो अब रिमूव मेथड में मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर 50, तो 50 क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा।
हमें बताएगा कुछ? हमने कहा नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता तो है 50 रिमूव कर रहे हैं, तो ये हमें कुछ भी वापस नहीं करता है, सीधा रिमूव कर देगा। और जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें से 50 हमारा रिमूव हो चुका है। यहाँ 50 था, लेकिन आगे लिस्ट आई तो उसमें 50 हमारा रिमूव कर दिया। अब जब हम रिमूव को पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन है जो कि वैलिड है, बनता है, एक अलग प्रोग्राम से मैं उसको समझाता हूँ। क्या वो क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यू के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। इस सिचुएशन में हम हैं और हमने रिमूव करा 10 के लिए। क्वेश्चन बन सकता था कि अगर किसी को उसकी वैल्यू से रिमूव किया जाए और वो कई बार आता है लिस्ट में, तो जितनी बार आता है क्या हर जगह से रिमूव होगा, या पहला वाला या आखिरी वाला? तो आंसर इसका यही है कि वो पहली बार जहां आएगा सिर्फ वहां से रिमूव होगा। ऐसा नहीं है कि जितनी बार वो आएगा हर जगह से डिलीट हो जाएगा, यहाँ भी से, यहाँ से भी, यहाँ से नहीं, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ 10 फर्स्ट टाइम जहां आया था वहां से रिमूव कर दिया गया, आगे जैसा था वैसा ही है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अभी इसका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा, लेकिन अभी दूसरा क्वेश्चन बीच में लेकर आ गया हूं। दूसरा क्वेश्चन, जिस वैल्यू को मैं डिलीट कर रहा हूं अगर वो है ही नहीं तो? ऐसा भी तो हो सकता है जो वैल्यू आप रिमूव करने आ रहे हैं वो लिस्ट में है ही नहीं, तो एरर आ जाएगी, बोलेगा वैल्यू होनी चाहिए। जो आप डिलीट करने आए हैं वो है ही नहीं। ठीक है, अब इन दो क्वेश्चन के आंसर को और बेटर कैसे किया जा सकता है वो समझते हैं। सर एक काम करो, सर्च कर लो पहले, जिस वैल्यू को आप डिलीट करने जा रहे हो ना उसको सर्च कर लो वो है या नहीं। अगर है तो उसे डिलीट कर दो, और अगर नहीं है तो मना कर दो यूजर से, वैल्यू नॉट फाउंड, रादर देन आप एरर दे रहे हैं उसे मना कर दो, वैल्यू है ही नहीं आपकी। तो ये काम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन ऑपरेटर का। इन ऑपरेटर सर्चिंग वाला काम करता है स्ट्रिंग के साथ या किसी भी कंटेनर के साथ, चाहे वो लिस्ट है, चाहे वो हम टपल पढ़ेंगे, सेट पढ़ेंगे या कोई भी पढ़ेंगे। तो किसी भी कंटेनर में अगर मुझे कुछ सर्च करना है तो हम इन ऑपरेटर लगाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इन इन कह रहा है जिसको सर्च करना है उसको मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लिखना। तो हमने सर्च करना था मान लीजिए 100, जिसमें सर्च करना है वो लिखेंगे राइट हैंड साइड में एक्स। एक्स कौन है? लिस्ट। ये हमें ट्रू बताएगा अगर ये वैल्यू इस लिस्ट में होती है, ये हमें फॉल्स बताएगा अगर ये वैल्यू नहीं होती है। जो भी ये हमें बताएगा हम उसे या तो इफ एल्स में यूज करें या फिर हम उसे प्रिंट कराकर अभी देख लेते हैं। फॉल्स क्योंकि 100 नहीं है इसमें। और अगर मैं कहूँ कि भाई नहीं मैं तो 10 ढूंढ रहा था, तो 10 है या नहीं इसमें? है। देखो ये रहा। तो कितनी बार भी आओ तो उसका फर्क नहीं पड़ता, एक बार आना चाहिए। अगर एक बार भी आता है ये वैल्यू इस लिस्ट में तो ट्रू आएगा, चाहे ये 10 बार आए चाहे 50 बार आए, बस कम से कम एक बार जरूर आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर किसी भी वैल्यू को रिमूव करना हो तो पहले हम ऐसे चेक करेंगे, अगर हमें ट्रू मिलेगा तभी हम डिलीट करने जाएंगे रिमूव से, वरना नहीं जाएंगे। अब पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करते हैं। हमें जितनी बार वो वैल्यू आती है हर जगह से डिलीट करना है। जैसे अभी आपका 10 एक ही बार डिलीट हुआ, हम चाहते हैं जितनी बार आता है हर जगह से डिलीट कर दिया जाए। तो थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ एक्स डॉट रिमूव 10, मैं फिर से कर देता हूँ, तो क्या इस बार एरर आ जाएगी कि भाई पहली बार जो था वो तो डिलीट हो गया, अब है ही नहीं? तो सर अब पहली बार ये नहीं माना जाएगा, अब पहली बार कौन सा माना जाएगा? ये माना जाएगा, इस बार ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं फिर से लिख दूं यहाँ पर एक्स डॉट रिमूव और यहाँ पर कर दिया हमने फिर से 10,
और अगर हम फिर से करेंगे ऐसे 10 तो इस बार कौन रिमूव हो जाएगा, ये। तो अब लॉजिकली सोचिए, अगर मैं इस लिस्ट के अंदर से जितनी बार 10 आता है हर बार हटाना चाहता हूं, तो मुझे रिमूव मेथड 10 के साथ कितनी बार कॉल करना चाहिए, उतनी ही बार जितनी बार वो लिस्ट में आता है, क्योंकि हर बार जब चलेगा तो पहली बार जो आता होगा उसको डिलीट कर देगा। अब इस काम को करने का एक लॉजिक मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना एक व्हाइल लूप लगा दिया जाए, और व्हाइल लूप के अंदर मैं लिख दूं एक्स डॉट रिमूव 10। अब लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार ये लाइन चलेगी, ये लाइन जितनी बार चलेगी उतनी बार 10 को जो पहली बार आता जाएगा उसको डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन सर ये लाइन कितनी बार चलेगी, इनफाइनाइट तो नहीं चलानी ना आपके लिए, कहीं तो रोकनी पड़ेगी। तो अब यहाँ कंडीशन क्या डालें कि कब तक लूप चले, जब तक लिस्ट में क्या हो हमारा 10 हो। क्या लिखें, व्हाइल 10 इन, जब तक लिस्ट में 10 है उसे डिलीट कर, और उसके बाद जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आप जो चाहते थे वो हो गया। अभी भी इससे पहले 10 देखो 1 2 3 4 बार है, और अब जैसे मैंने वो कोड चलाया जितनी बार वो था हर जगह से हमारा वो डिलीट हो गया। तो अगर कोई भी एलिमेंट लिस्ट से डिलीट करना है फर्स्ट अकरेंस उसकी जहां आती है वहां से, तो सिंपल रिमूव में आप उसे लिखेंगे। अगर आपसे कोई कहे नहीं मुझे उसके सारी अकरेंसेस हटानी है, तो ये छोटा सा कोड आपको लिखना है। एक लाइन तो एक्स्ट्रा लिखी, ये तो आपको लिखनी थी, एक लाइन और लिख दी आपने एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अब हमें लिस्ट से एलिमेंट को डिलीट करना आ गया हर तरह से। एक तरह से भी और है, क्या ऐसा हो सकता है लिस्ट के अंदर से सारे एलिमेंट को डिलीट कर दें, हम नहीं बता रहे कि वो कौन कौन है, जितने भी हैं सब हटा दो। तो ऐसा हम जनरली कम करते हैं, बट अगर जरूरत पड़ जाए तो क्लियर नाम का एक मेथड होता है। क्लियर मेथड कहता है कि जिस लिस्ट पर मुझे कॉल किया जाएगा उस लिस्ट के सारे एलिमेंट को डिलीट कर दिया जाएगा। और अब जब मैं इसे कॉल करूंगा ये एरर, सॉरी ये हमारा एम्प्टी लिस्ट बनकर आ जाएगा। डेल से एक एलिमेंट डिलीट होगा ना, जो आप इंडेक्स बताएंगे उस इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट होगा। और क्लियर आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है लिस्ट के सारे एलिमेंट को डिलीट कर रहा है। जब मैं लिख रहा था डेल एक्स तो ये पूरी लिस्ट डिलीट कर रहा था, और जब मैंने लिखा एक्स डॉट क्लियर तो ये लिस्ट को डिलीट नहीं कर रहा है, लिस्ट के एलिमेंट्स को डिलीट कर रहा है। इस लाइन के बाद लिस्ट का एग्जिस्टेंस रहेगा, इस लाइन के बाद लिस्ट रहेगी नहीं, लिस्ट भी खत्म, लिस्ट के सारे एलिमेंट भी खत्म, है ना। और इसका मतलब है लिस्ट है, लिस्ट अभी है मेमोरी के अंदर, आप यूज करो, लेकिन उसके सारे एलिमेंट खत्म हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सर एक बार यूजर से इनपुट लेकर लिस्ट कैसे बनाई जाएगी ये हमें सीखनी है। तो अगर आप यूजर से इनपुट लेकर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब इनिशियली आपकी लिस्ट में आपको नहीं पता कि कितनी वैल्यूज होंगी, वो तो यूजर बताएगा। तो आप एक लिस्ट बनाइए एम्प्टी। तो इनिशियली हमने क्या करा, एक एम्प्टी लिस्ट बना दी, ठीक है। अब जो भी एलिमेंट यूजर से इनपुट कराना है वो हम मान लीजिए यूजर से लेकर आ जाए, इंटीजर स्ट्रिंग जो भी इनपुट कराना है वो आप करा सकते हैं। एंटर। अब यूजर ने जो भी वैल्यू दी होगी वी नाम के वेरिएबल में आ गई है। अब हमें क्या करना है, इस वी वेरिएबल में जो भी आया है वो किस में ऐड करना है, एक्स नाम की लिस्ट में। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर एक्स डॉट अपेंड, और अपेंड में क्या पास कर दे इस बार वेरिएबल। अब मेरे पास सीधी वैल्यू है ही नहीं, वो तो यूजर से आएगी, और यूजर से जो आएगी वो एक वेरिएबल में गई, तो उस वेरिएबल को इस बार मैं कहाँ लिखूंगा, अपेंड के अंदर लिखूंगा। अब आगे चलूंगा और जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो लिस्ट के अंदर यूजर से एक इनपुट आएगा
और वो आके स्टोर हो जाएगा। तब एक ही आया, इस बात का मतलब क्या है आपका, जितना कोड लिखते हैं उतना ही तो होता है, या जितना हम सोचते हैं उतना होता है, तो बात अलग हो गई। हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है, हम जो कोड में लिखते हैं वो होता है। तो जो हम सोच रहे हैं उसका कोड लिखना पड़ता है, और जिसका कोड लिखा जाता है वही होता है। तो डिफरेंस हमेशा आता है, क्योंकि हम सोचते बहुत हैं लेकिन कोड उसका नहीं लिखते हैं, है ना। तो अब हम सोच रहे थे 4-5 वैल्यूज आएंगी, तो ऐसा लिखो फिर। तो अब अगर मैं फिर से यूजर से इनपुट लेने जाऊं और फिर से जो इनपुट आएगा उसको अपेंड करूं, तो मैं इसी काम को कई बार करना चाहता हूं, तो क्यों ना मैं एक लूप लगा दूं। तो मैंने इसमें एक फॉर लूप लगा दिया, और आई इन रेंज, और मान लीजिए 3 बार के लिए मैंने चला दिया। ये लूप 3 बार चलेगा, तीनों बार यूजर से इनपुट आते ही वो इनपुट लिस्ट में अपेंड हो जाएगा, ठीक है। अब आप 50 एलिमेंट इनपुट कराना चाहते हो तो बस लूप को 50 बार चला देना। सर ऐसा नहीं हो सकता, हम यूजर से ये भी पूछें कि यूजर बताओ कितने एलिमेंट स्टोर करना चाहते हो। अभी तो प्रोग्रामर की मर्जी है कि वो 3 बार ही चलेगा, सिर्फ एलिमेंट यूजर बता रहा है। हम कंट्रोल ये भी देना चाहते हैं यूजर को कि यूजर आप ही बताओ कि लिस्ट में कितनी वैल्यूज रखना चाहते हो, हमारा लूप इंटरली फिर उतनी बार चलेगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो इसी प्रोग्राम में देखो हमने क्या करा। पहले यूजर से एक इनपुट लिया इसी बात का, एंटर साइज ऑफ लिस्ट, लिस्ट में कितनी वैल्यू स्टोर करना चाहते थे। यूजर ने जो भी साइज दिया मैंने एक वेरिएबल एस में स्टोर कर लिया। अब यूजर 10 दे, 20 दे, 5 दे। अब यहाँ पर जो मैं 3 लिख रहा था इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूं। तो पहली बार में तो जितना हमने लिखा है उतना ही चलेगा। अगली बार देखो आपसे पूछ रहा है पहले एंटर साइज ऑफ लिस्ट, मैंने कहा 5, 5 बार आप अपनी वैल्यू बताइए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को पूरी तरह से डायनेमिक कर सकते हैं। अब अगर मेरे पास 2 लिस्ट हैं, एक एक्स नाम से लिस्ट है और एक वाई नाम से लिस्ट है, मैं इन दोनों लिस्ट को मर्ज करके एक तीसरी लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो एक तीसरी लिस्ट बने जिसमें एक्स की सारी वैल्यूज आ जाएं, एज वेल एज वाई की भी सारी वैल्यूज आ जाएं। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास प्लस ऑपरेटर है। प्लस ऑपरेटर को 2 तरह से हम लोग जानते हैं। पहला, अर्थमेटिक एडिशन ये करता है अगर 2 नंबरों के साथ इसका यूज करा जाए। यहाँ पर अगर 2 नंबर हैं, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, तो ये अर्थमेटिक एडिशन वाला काम करेगा। लेकिन अगर 2 स्ट्रिंग के साथ यूज करा जाए तो ये कॉन्कैटिनेशन करता है। इसी तरह से इसका आज तीसरा बिहेवियर भी हमें देखने को मिलेगा। अगर ये 2 लिस्ट के साथ यूज किया जाए तो ये हमारा इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक तीसरी लिस्ट बनकर तैयार होगी। मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो यहाँ कर दिया मैंने जेड इक्वल टू एक्स प्लस प्रिंट जेड। तो जिस ऑर्डर में आपने प्लस के साथ एक्स और वाई यूज करा है उसी ऑर्डर में जेड में वैल्यूज आएंगी। दैट मीन्स पहले एक्स की वैल्यूज मिलेंगी जेड में, उसके बाद फिर आपको वाई वाली वैल्यू मिलेगी। अगर आप लिख देते जेड इक्वल टू वाई प्लस एक्स तो पहले 30, 40, 50 आता, उसके बाद 10, 20, 30 आता। अब ऐसा हो सकता है कि मैं तीसरी लिस्ट ना बनाऊं, पहली लिस्ट में
दूसरी वाली लिस्ट के एलिमेंट को ऐड कर दूं? क्या ऐसा हो सकता है कि सर मैं तीसरी लिस्ट नहीं बनाना चाहता, मैं पहली लिस्ट में ही दूसरी लिस्ट के एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूं? तो आपने कहा सर अपेंड से एक बार कोशिश करके देख सकते हैं। तो अब मान लीजिए आपने कहा कि मैं एक्स डॉट अपेंड करूंगा, किसको? वाई को। तो अपेंड क्या करता है, जो भी आप उसे देते हैं उसको लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देता है। तो अब एक्स नाम की लिस्ट में वाई लिस्ट को लास्ट में ऐड कर देगा। तो अब अगर आप इसे प्रिंट करा के देखेंगे तो जो आप चाहते हैं वो होगा नहीं, लेकिन जो होगा वो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये हुआ है। जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ है वो आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि अपेंड क्या कह रहा है, अपेंड कह रहा है आप मुझे जो भी दोगे उसको एज ए सिंगल एलिमेंट मैं लिस्ट में लास्ट में जाके ऐड कर दूंगा। अगर आपने मुझे एक लिस्ट दी तो मैं उस लिस्ट को एज इट इज लिस्ट मानते हुए मैं आपकी लिस्ट में ऐड कर दूंगा लास्ट। ठीक है। अब हम सर ऐसा नहीं चाहते थे, हम तो चाहते थे कि यहाँ पे 10, 20, 30 और ये अपने आप में एक सिंगल लिस्ट ना हो, इसके एक एक एलिमेंट को हम एक्स वाली लिस्ट में ऐड करना चाहते थे। तो ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए एक दूसरा मेथड होता है जिसका नाम है एक्सटेंड। एक्सटेंड मेथड कहता है आप मुझे लिस्ट दो, मैं उस लिस्ट के अंदर से एक एक एलिमेंट को निकालूंगा और जिस लिस्ट पर आपने कॉल किया है डॉट लगा के एक्सटेंड मेथड, उस लिस्ट में जाके ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो देखो एक्स भी एक लिस्ट है और वाई भी एक लिस्ट है। तो एक्सटेंशन किसका होगा? जो डॉट के पहले लगी हुई है, जो पहली वाली लिस्ट होगी उसका एक्सटेंशन होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? जो आपने यहाँ पर ब्रैकेट में पास करी है उसके अकॉर्डिंग हमारा होगा। आगे के प्रोग्राम में एक्स में चेंज आ गया होगा, वाई जैसी है वो वैसी होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये इस बार हमारा जो एक्स प्रिंट हुई है वो हमारा ऐसी है। ठीक है। तो अब अगर कोई आपसे पूछता है कि दो लिस्ट को कंबाइन करना है या मर्ज करना है तो प्लस ऑपरेटर यूज करें या एक्सटेंड यूज करें, तो आप आंसर देंगे अगर आप प्लस का यूज करते हैं तो एक तीसरी लिस्ट आपको मिलेगी, एग्जिस्टिंग लिस्ट में कोई चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एक्सटेंड का यूज करते हैं तो तीसरी लिस्ट नहीं बनेगी, जो पहली लिस्ट है वही हमारी एक्सटेंड हो जाएगी, उसी में आपके एलिमेंट ऐड कर दिए जाते हैं। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा वो यूज कर सकता है। अब जब हमने अभी ऐसी एक सिचुएशन देखी तो एक क्वेश्चन आया हमारे मन में। वो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए सर मेरी लिस्ट में ऐसे है, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं या एक्स की लेंथ क्या है, तो मुझे क्या आंसर देना होगा? 1, 2, 3। अब इसको मैं एक काउंट करूं या इसको मैं तीन काउंट करूं? एक ही काउंट करना है, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने आप में एक ही एलिमेंट है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसकी लेंथ निकालूंगा, लेंथ ऑफ एक्स, तो ये 4 ही आएगी। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन अभी और आगे चलता है। मुझे इस लिस्ट के अंदर जो नेस्टेड लिस्ट है उसके अंदर से एक एलिमेंट लेकर आना है, मुझे इस 30 को गेट करना है। कैसे करोगे? अगर मैं लिख दूं एक्स ऑफ 0, तो एक्स ऑफ 0 पर कौन मिल जाएगा मुझे? 10। ये तो सर हमें आता था, ये हमें चाहिए नहीं था, कोई बात नहीं। तो अब अगर आपको ये 30 चाहिए तो पहले आपको इस लिस्ट के इस इंडेक्स के एलिमेंट तक जाना होगा। तो ये किस इंडेक्स पर मिलेगा मुझे? सबसे आसान, जल्दी मैं सोच पाऊंगा इंडेक्स यहाँ पर क्या होगा, वो -1। भाई आप 0, 1, 2, 3 है ना, ऐसा सोच सकते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सर कभी आप गिनते हो 1, 2, 3, 4,
कभी आप गिनते हो 0 1 2 3, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हो हैं। तो जब हल्की सी आवाज आई थी वो चलो, तो देखो भाई, दो शब्द हैं। अगर मैं आपसे कहूं इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो मैंने काउंटिंग करनी शुरू करी। कैसे करूंगा? 0 1, नहीं सर गलत हो गई, कहां से करो? 1 2 3, ऐसे काउंटिंग होती है। तो काउंटिंग किसी भी चीज की हमेशा किससे होती है? 1 से होती है। अब अगर मैं उन सब को एक आइडेंटिटी देना चाहूं, उस आइडेंटिटी को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स या पोजीशन कहते हैं। तो वो शुरू होता है 0 से। तो जो पहला स्टूडेंट है ये किस पोजीशन पर है? 0 पर है। अगला वाला 1 पर, उससे अगला 2 पर। तो जब मैं इनको काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गिनूंगा तो मैं पढ़ूंगा 1 2 3 4। जब मैं इनको इनके इंडेक्स या इनके पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूंगा तो बोलूंगा ये 0 इंडेक्स का एलिमेंट है, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, ये -1 इंडेक्स है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। क्लियर है? ठीक है। तो अब यहाँ पर जब मैं लेंथ की बात करता हूँ तो मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा हूँ। तो मैं 1 2 3 4 से समझूंगा। जब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे लिस्ट के किसी एलिमेंट तक पहुंचना है तो मुझे उस एलिमेंट की पहचान बतानी होगी, और उसकी पहचान क्या होती है? उसका इंडेक्स। और वो हम कहाँ से शुरू करते हैं? फिर पहले एलिमेंट का 0 से शुरू करते हैं, या लास्ट से शुरू कर सकते हैं -1 -2 करते हुए। ठीक है। तो अब x ऑफ -1 से मैं पहुंच गया इस वाले एलिमेंट के पास। अब ध्यान से सोचिए कि अभी जो मुझे मिला इस पूरे का रिजल्ट वो कौन है? अपने आप में भी एक लिस्ट। अगर मैं उस लिस्ट पर भी इंडेक्स लगा दूं तो क्या ऐसा सही होगा? आंसर इज यस, ऐसा सही होगा। अब उस लिस्ट में मुझे पता है कितने एलिमेंट है टोटल? 3। तो पहला वाला कहाँ होगा? 0 पर, अगला वाला 1 पे, उससे अगला 2 पर, या ये -1 पर, ये -2 पर, ये -3 पर। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 0, तो बताओ इसका मतलब मुझे कौन सा एलिमेंट मिलने वाला है? 30। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पर -1 तो कौन सा मिलने वाला है? तो सर ऐसे तो अभी आप ऐसे भी कर दोगे कि यहाँ पर फिर से एक लिस्ट लगा दो। हमने कहा माना थोड़ी है कोई, तो ये तो कितना भी नेस्ट कर सकते हो। तो नेस्टिंग ऑफ लिस्ट का कोई लिमिट नहीं है। लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो जितनी नेस्टिंग होगी उस जगह पहुंचने के लिए उतने स्क्वायर ब्रैकेट आपको साथ में लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है लिस्ट में डायरेक्ट जो वैल्यू है वहां पहुंचने का। दो स्क्वायर ब्रैकेट तब लगाने पड़े जब हम लिस्ट में जहां गए वहां पर भी एक लिस्ट निकली हमारा। ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब लिस्ट को जब हम क्रिएट करते हैं तो लिस्ट को क्रिएट करने के कुछ और तरीके भी होते हैं। ठीक है। उनमें से एक तरीका होता है लिस्ट फंक्शन। तो लिस्ट फंक्शन का यूज करके भी हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट फंक्शन कॉल करा हमने और लिस्ट आपकी क्रिएट हो गई। ठीक है। लेकिन सर इस लिस्ट में कितनी वैल्यूज होंगी? 0, मतलब एम्प्टी लिस्ट होगी। तो इस तरीके से जब आप लिस्ट बनाते हैं तो एम्प्टी लिस्ट बनकर आपकी तैयार होती है। सर अगर मुझे एम्प्टी लिस्ट बनानी होगी तो मैं थोड़ा कम एफर्ट लगा के बना सकता हूँ, क्या ये तरीका सही नहीं है? हमने कहा ये भी सही है। तो कौन सा ज्यादा सही है? हमने कहा ये ज्यादा सही है। इसे क्यों पढ़ाया फिर? क्योंकि इसका पर्पस अभी आगे और भी है। तो अगर मुझे एम्प्टी लिस्ट बनानी होगी तो सबसे पहले मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये ये तरीका बेस्ट है। इसके बारे में मैं तब सोचता हूँ जब किसी भी लिस्ट को मैं स्ट्रिंग से क्रिएट करना चाहता हूँ। मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर इंडिया। तो लिस्ट फंक्शन में आप स्ट्रिंग पास अगर करते हैं तो जो लिस्ट क्रिएट होगी इस स्ट्रिंग के करेक्टर से क्रिएट हो जाएगी। दैट मीन्स इस लिस्ट में उतने एलिमेंट्स आएंगे जितने इस स्ट्रिंग में करेक्टर है। तो इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पर आई आ जाएगा
फर्स्ट इंडेक्स पर एन आ जाएगा एंड सो ऑन। तो एक स्ट्रिंग को अगर आप एक एक करेक्टर करके लिस्ट में स्टोर करना चाहते हैं तो सबसे कम एफर्ट लगाकर जो सिंटैक्स लिखा जा सकता है वो यही है जो अभी मैंने लाइन नंबर 8 पर लिखा हुआ। इससे ज्यादा आप कुछ करेंगे तो सोचेंगे, लॉजिक लगाएंगे, लूप के बारे में सोचेंगे, कर तो पाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा एफर्ट लगेंगे आप। ठीक है, तो लिस्ट फंक्शन का एक दूसरा तरीका है कि अगर आप रेंज फंक्शन से लिस्ट बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। तो रेंज फंक्शन जो सीक्वेंस जनरेट करेगा उस सीक्वेंस के एलिमेंट को कॉपी कर दिया जाएगा एक्स नाम की लिस्ट। तो ये कुछ शॉर्ट वेज हैं क्विकली लिस्ट को बनाने के। दो नाम हमने, हाँ अब जैसे अभी ये वाली सिचुएशन है, ठीक है, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। तो आप कह रहे हैं कि ये कोड्स ऐसे लगकर आ रही है, ये तो स्ट्रिंग के नोटेशन हो गए। ठीक है, अब क्या पूछना था इसमें? एक और करना चाहते हैं तो एक अपेंड कर देते हैं, एक और पहुंच जाएगा उसके अंदर। भाई लिस्ट जो बनी है उसमें आगे और ऐड कर ही सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें लिख दिया यहाँ पर भारत, ऐसे तो कुछ। तो अब ये बताओ, अच्छा आपका क्वेश्चन ये है कि अब भारत जब अपेंड होगा इसी एक्स में तो क्या बी अलग, एच अलग, ए अलग हो जाएगा या अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट की तरह अपेंड होगा? है ना? तो अपेंड क्या कह रहा है? अपेंड कह रहा है मुझे आप जो भी देते हो वो सिंगल वैल्यू ही मानी जाती है, मैं उसको अलग करता ही नहीं। तो एक सिंगल वैल्यू की तरह ही ये हमारा। ठीक है, चलो अब लिस्ट फंक्शन हम जनरली यूज करते हैं जब हमें लिस्ट को किसी स्ट्रिंग से बनाना हो या रेंज फंक्शन से बनाना हो। तो इस पर्पस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? लिस्ट का यूज कर सकते हैं। या मुझे एक लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट का ही यूज करके, मतलब एक लिस्ट की कॉपी बनाना चाहता हूँ तो एक्स लिस्ट की कॉपी बनाने के लिए लिस्ट फंक्शन में एक्स पास कर दो, इसकी एक नई कॉपी बनकर आपको मिल जाएगी। तो वाई में वही सारे एलिमेंट कॉपी हो गए जो एक्स में थे। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम लिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए हम कभी लिस्ट फंक्शन का यूज नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उससे भी आसान सिंटैक्स है कि डायरेक्ट आप एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट लिख दीजिए, बन गई आपकी एम्प्टी। तो मैं ज्यादा एफर्ट क्यों करूंगा सर, है ना? अब अगर हम कोई लिस्ट बनाते हैं और यहाँ मान लीजिए मैंने कर दिया 10 20 30 40 समथिंग, और आई इन एक्स, बता सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैंने लूप लगाया लिस्ट पर, तो जब मैं लूप को लिस्ट के साथ लगाऊंगा तो ये लूप कितनी बार चलेगा? जितने लिस्ट में एलिमेंट होंगे। तो कितने एलिमेंट हैं? 4, 1 2 3 4। लूप 4 बार चलना चाहिए। पहली बार जब लूप चलेगा तो आई वेरिएबल में कौन सा एलिमेंट आएगा? 10। अब लूप के अंदर जो मैंने कोड लिखा है वो है कि उसी लिस्ट में अपेंड कर देना, किसके लिए? आई के लिए। अब ये बताओ कि यहाँ पर इस लिस्ट में अब कौन ऐड हो गया? 10 ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगली बार आई में कौन आया? 20। फिर अपेंड हो गया कौन? 20, है ना?
तो एक यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि लूप तब तक चलता है जब तक लिस्ट में एलिमेंट हैं। क्या ये कोड लूप को कभी रुकने देगा? क्योंकि आप लूप के अंदर जाते हैं और एक एलिमेंट और लिस्ट में ऐड करके आ जाते हैं। लूप पहली बार जब चल रहा था तो वो लूप को ये बताएगा इसमें 4 एलिमेंट है। जैसे ही ये लाइन चल गई, अब लूप को क्या पता चला, इसमें तो 5 एलिमेंट हो गए। फिर चला, इसमें 6 हो गए। फिर चला, फिर 7 हो गए, फिर 8, फिर सर ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि जो एलिमेंट ऐड होते जा रहे होंगे, लूप उनको फिर से निकालेगा, वो फिर ऐड हो जाएंगे हमारे। तो ऐसे तो लूप कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसे तो लूप कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। हमने कहा देखते हैं क्या होता है, क्या हो रहा है। हमने कहा प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम आपका कहाँ चला गया? इनफाइनाइट। क्योंकि आप जिस लिस्ट को लूप से ट्रेड कर रहे हैं उसी लिस्ट में आप ऐड करते जा रहे हैं, तो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। अब प्रोग्राम बंद कैसे करें? और सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि प्रोग्राम चल रहा है कि बंद है। तो कई तरीके हैं। देखो यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, इसका सिग्नल है, यहाँ पे एस्ट्रिक बनकर आ रहा है, एस्ट्रिक ये और एक एस्ट्रिक ये। इसका मतलब है प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोग्राम चल रहा है। दूसरा सिग्नल है कि अगर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो ये जो 3 एरो आ रहे हैं ना, ये 3 एरो आ जाएंगे यहाँ पे। और अगर ये 3 एरो नहीं आए मतलब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है। ठीक है, तो कैसे खत्म करें? कंट्रोल सी प्रेस करो, कंट्रोल सी। आगे तीनों एरो यहाँ पे वापस, अब वो एस तक चले गए वहां से दोनों। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपका फॉर लूप, ये रूल फॉर के लिए है, फाइल के लिए नहीं है। आपका फॉर लूप जिस लिस्ट को इटरेट कर रहा है उसके अंदर से, उसके मतलब लूप के अंदर से उस लिस्ट में एलिमेंट अपेंड आपके नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे होंगे तो कभी लूप खत्म नहीं हो पाएगा। तो ये एक टेंड्स टू एक ऐसा केस बन गया है जो इनफाइनाइट की तरफ आपका चला जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि लूप इनफाइनाइट हो गया। हम ये कह रहे हैं कि लूप जिस चीज को इटरेट कर रहा है वो अपने आप को इनफाइनाइट बना रही है। ठीक है, तो ये ऐसे कोड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। इस कोड को अगर हम कहीं लिखेंगे तो हम कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, लो करके देख लो। लूप चल रहा है, लिस्ट बन रही है, प्रिंट हो रही है, बन रही है, प्रिंट हो रही है, कंट्रोल सी प्रेस करना ही पड़ेगा, कुछ ही नहीं कर सकते। चलो लिखा रहने देते हैं। चलिए, लिस्ट को बनाने का आखिरी तरीका और लास्ट कॉन्सेप्ट है लिस्ट का। तो बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लिस्ट बनाने का एक और तरीका, हमारे सिलेबस के हिसाब से आखिरी तरीका। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, तो पहले कॉम्प्रीहेंशन सब का मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है शॉर्ट, क्विक, कंसाइज, है ना। एक छोटा तरीका, एक शॉर्ट वे, एक क्विक वे लिस्ट को क्रिएट करने का। लिस्ट को और आप क्रिएट करना चाहते हैं क्विकली, तो आप कॉम्प्रीहेंशन का यूज करके कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में आपको एक ही एक्सप्रेशन लिखना होता है, उसी एक एक्सप्रेशन से लिस्ट बन जाती है। ठीक है, उसी एक एक्सप्रेशन अपेंड हो जाएगा, उसी में लूप चल जाएगा, उसी में यूजर इनपुट आ जाएगा। सब काम एक ही स्टेटमेंट में हो जाएंगे। एक स्टेटमेंट में यूजर से इनपुट भी आएगा, लूप भी चलेगा, अपेंड भी हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे, है ना। सीखना पड़ेगा कैसे ये सब होता है। ठीक है, तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का मतलब हो गया क्विक वे टू क्रिएट लिस्ट। अब इसका जो सिंटैक्स है वो होता है, लिस्ट जिस वेरिएबल में स्टोर करेंगे उस वेरिएबल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर,
यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखेंगे और यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के सिंटैक्स में दो चीजें मस्ट हैं, सिंटैक्स का पार्ट है, एक एक्सप्रेशन होना चाहिए और एक फॉर लूप होना चाहिए। व्हाइल लूप नहीं चलता, फॉर लूप ही चलेगा। ठीक है, फॉर लूप एक से ज्यादा आप लगा सकते हो, लेकिन कम से कम एक फॉर लूप जरूर होना चाहिए। तो पहले मैं एक के साथ सिखाता हूँ, फिर दो के साथ, फिर आप कितने भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब सर सिंटेक्स यूज करते हैं। मान लीजिए मैं एक्स नाम से लिस्ट बनाऊंगा और इस एक्स नाम की लिस्ट में मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ, लाइक फॉर आई इन, अभी मैंने रेंज के साथ लिख दिया और यहाँ कर दिया मैंने 1,5। अब जब आप फॉर लूप कॉम्प्रिहेंशन में लिखते हैं तो फॉर लूप के आगे कॉलन का सिंटैक्स यूज नहीं करते हैं। कॉलन जब आप लिखेंगे दैट मीन्स आप इसका इंडेंटेड ब्लॉक बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन में कोई इंडेंटेड ब्लॉक नहीं बनता है, तो कॉलन नहीं लगाना। ठीक है, अब ये जो फॉर लूप है ये मैंने लिख दिया। अब आप यहाँ पर रेंज फंक्शन की जगह स्ट्रिंग भी लगा सकते हो, कोई दूसरी लिस्ट लगा सकते हो, या और भी चीजें जो आप यहाँ लिख सकते हो। अभी मैंने रेंज लिख दिया। अब सर एक्सप्रेशन कहाँ लिखा जाएगा, वो ये है। और ये जो एक्सप्रेशन आप यहाँ लिखेंगे ये इस फॉर लूप की बॉडी काउंट करेगा या फॉर लूप की बॉडी की तरह एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर क्या लिखोगे एक्सप्रेशन, कुछ जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर लो, भाग कर लो, कुछ भी एक्सप्रेशन, कोई फंक्शन कॉल कर लो। तो मैंने यहाँ पर आसान से लिख दिया आई की गुणा आई से कर दी। अब ये एक एक्सप्रेशन हो गया। इस एक्सप्रेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि लूप के वेरिएबल का इस्तेमाल करना ही होगा, आप ना करो इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे आपने नहीं करा, आपने 2 into 3 कर दिया, आपको पता होगा आपने ऐसा क्यों करा है, बट सिंटैक्टिकली एक एक्सप्रेशन जरूर होना चाहिए। उसमें वेरिएबल आएगा नहीं आएगा वो आपको डिसाइड करना। ठीक है, 2 into 3। अब ये जो लूप है कैसे एग्जीक्यूट होगा इसको समझते हैं। तो रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी 1 2 3 4, लूप पहली बार चलेगा आई की वैल्यू 1 के लिए, और लूप के हर इटरेशन के लिए एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। तो लूप जब पहली बार इटरेट हो रहा है तो उसके बाद उसने एक्सप्रेशन चलाया, इस एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट बना वो अपेंड हो जाएगा इस एक्स नाम की लिस्ट में। अपेंड मेथड आपको कॉल करना नहीं है, ऑटोमेटिक बिहाइंड द सीन ऐसा होगा। तो लिस्ट में 6 आ गया, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 6 आ गया, कॉमा, फिर अब लूप नेक्स्ट टाइम इटरेट करेगा आई की वैल्यू 2 के लिए, फिर से एक्सप्रेशन चलेगा, अब जो लिखा है वो फिर कंप्यूट होगा और अपेंड हो जाएगा फिर से लिस्ट के अंदर, फिर से 6 आ जाएगा, फिर लूप चला 3 के लिए, फिर 6 अपेंड हो गया। इस तरह से ये लिस्ट बनकर आपकी तैयार हो। ठीक है, अब आपने कहा कि सर मैं हर बार 2 into 3 क्यों करूं, तो फिर हमने कहा ठीक है एक काम करो, आई वेरिएबल का इस्तेमाल करो, शायद कुछ आपको बेटर मिले। तो मैंने यहाँ पर 2 into i कर दिया। अब पहली बार जब लूप चलेगा आई की वैल्यू 1 के लिए तो 2 into 1 हो गया, रिजल्ट आया 2, लिस्ट में आकर अपेंड हो गया। अब ये नई लिस्ट बन रही है, ऐसा नहीं है उसी के आगे और अपेंड हो जाएगा, अब ये दोबारा बन रही है। तो एक्स की वैल्यू पहली बार इसमें 2 आ गई, अगली बार आई की वैल्यू 2 होगी, 2 into 2 4 हो गया, लिस्ट में 2,4 हो गया, फिर अगली बार क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा। तो अब आप एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये बनाना होगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन क्या होता है पहले से किसी को नहीं पता, आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन को जनरेट करते हैं। ठीक है,
कुछ लोग इसको इनलाइन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। इनलाइन शब्द का मतलब जब भी आएगा पाइथन में वो होता है सेम लाइन, एक ही लाइन में सारे काम अगर कहीं हो जाएं तो उसको इनलाइन शब्द के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कोई ये कहता है कि कॉम्प्रिहेंशन एक इनलाइन एक्सप्रेशन है तो वो सही बात है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के जैसे और भी टॉपिक हैं जो इनलाइन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट हमारा करते हैं। ठीक है, अब सर ये जो आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है, क्या ये मैं यूजर से इनपुट वाला कोड लिख सकता हूँ? आंसर इज यस। तो मैंने यूजर से इनपुट कर दिया, एंटर वैल्यू। अब जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये एक्सप्रेशन चलेगा। इस बार फिर से आपने आई का कहीं इस्तेमाल नहीं किया। आप देखो आपका लॉजिक ऐसा होगा कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही आई की, अगर पड़ रही है तो यूज करो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। हमने कहा जितनी बार ये लूप चलेगा ये एक्सप्रेशन चलेगा। जब ये चलेगा तो अपना काम तो करेगा। क्या काम है इसका? यूजर से इनपुट लाना। अब इनपुट लाकर फिर किसको देगा? हमने कहा किसी को नहीं देगा, सीधा जो इनपुट आएगा यूजर से वो अपेंड हो जाएगा किसके अंदर? हमारी लिस्ट के अंदर। लेकिन ध्यान से देखो, मैंने यूजर से जो इनपुट मांगा है वो किस टाइप का मांगा है? स्ट्रिंग। क्योंकि जो भी यूजर से आता है बाय डिफॉल्ट इनपुट से वो स्ट्रिंग आता है, और मैंने उसको किसी में कन्वर्ट नहीं करा, इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया। एंटर वैल्यू कुछ भी आप लिख दो, ए बी सी डी। सर क्या इंटीजर इनपुट दे सकते? हमने कहा आप अपना एक्सप्रेशन अगर सही जो भी लिखेंगे वो चलेगा, है ना। अभी आप ध्यान से देखो, इससे पहले एक प्रोग्राम बनाया था आदि यूजर से इनपुट लेने का, रिकॉल करना जरा, उसमें कितनी लाइन लगी थी? अभी बनाया था स्टार्टिंग में यूजर से इनपुट लेकर लिस्ट बनाने का, कितनी लाइन थी उसमें? पहले एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे थे, फिर यूजर से इनपुट लेने के लिए लूप लगाया, लूप के अंदर 2 लाइन और लिखी थी, तो 3 से 4 लाइन थी टोटल। अभी कितने लाइन में काम हो गया? एक लाइन में। दूसरी लाइन तो प्रिंट कर रही है, प्रिंट तो वहां भी कर रहे थे। अगर हम बिना प्रिंट के स्टेटमेंट काउंट करें तो वहां 3 थी, यहाँ पर एक ही लाइन है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कॉम्प्रिहेंशन से फायदा क्या हुआ? कोड कैसा हो गया? शॉर्ट हो गया। कॉम्प्रिहेंशन ये नहीं कह रहा है कि मेरे आने से कुछ ऐसा कर पाओगे जो पहले नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो अगर आपने अपने कॉम्प्रिहेंशन का सिंटैक्स यूज करा तो आपका कोड क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। चलिए, जब हम यूजर से इनपुट लेकर आते हैं तो लॉजिकली इनपुट फंक्शन कह रहा है मैंने तो आपको स्ट्रिंग दे दिया। अब आप यूजर से अगर मिक्स इनपुट मांगना चाहते हैं कि भाई आपका मन आप इंटीजर दो, आपका मन आप चाहे फ्लोट दो, आपका मन आप चाहे स्ट्रिंग दो, तो उसके लिए एक तरीका यूज होता है। यहाँ पर हम eval फंक्शन का यूज करते हैं। eval फंक्शन ये कहता है कि यूजर से जो भी इनपुट आएगा वो जैसा आएगा मैं वैसा कर दूंगा। ठीक है, आप देखते हैं। तो यूजर ने कहा इंटीजर, फिर चलाया, हमने कर दिया इस बार फ्लोट। लेकिन जब आप स्ट्रिंग रखेंगे तो स्ट्रिंग को इस बार आपको स्ट्रिंग की तरह बताना होगा। फिर आपने एक इंटीजर कर दिया, ये देखो, ये इंटीजर आ गया, ये फ्लोट आ गया, ये स्ट्रिंग आ गई, ये इंटीजर आ गया। तो अगर आप नहीं जानते कि लिस्ट में किस तरह की वैल्यू रखनी है और यूजर जैसी दे हम वैसी एक्सेप्ट करेंगे, तो आप अपने प्रोग्राम में उसको कन्वर्ट करने के लिए इंट या फ्लोट की जगह पर eval फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, evaluate ये रिकमेंड वे नहीं होता, इससे प्रोग्राम का एफिशिएंसी खराब होती है। कि eval फंक्शन पहले अपने अंदर से if else लगाकर चेक करता है कि यूजर इनपुट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर से फिर इंट या फ्लोट फंक्शन कॉल करता है। ठीक है, तो अगर मैं प्रोग्राम में इसको ज्यादा यूज करूंगा तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है बढ़ जाएगा, इसलिए इसको अवॉइड कराया जाता है। बट अगर सिचुएशन ऐसी है, अब वहां पर आपका एग्जीक्यूशन टाइम आपका पार्ट ऑफ कॉस्ट हो गया तो ये तो लगेगी लगेगी।
है ना। तो जरूरत है तो लगाइए, नहीं है तो आप कोशिश करिए इसको इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के सिंटैक्स को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। हम एक से ज्यादा लूप भी लगा सकते हैं, तो मैंने फॉर के साथ एक और फॉर लूप लगा। और इस बार एक्सप्रेशन में आप चाहें तो लूप के दोनों वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी एक का यूज करें, आप चाहें तो किसी एक का भी यूज ना करें। ये आपको डिपेंड करेगा कि आप एक्सप्रेशन क्या बना रहे हैं। तो मैंने जो सोचा वो लिख दिया आई मल्टीप्लाई जे। अब जो सेकेंड लूप है वो पहले वाले लूप का नेस्टेड लूप माना जाएगा। करिए एग्जीक्यूट, क्या होगा इसका एग्जीक्यूशन। सेकेंड लूप पहले वाले लूप का नेस्टेड लूप माना जाएगा। यहां पर अगर मैं रेंज की सीक्वेंस को एक बार लिख लूं, 1 2 3 4, इधर रेंज की सीक्वेंस 2 3। अब समझिए, जब आई की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी तो आई की वैल्यू 1 के लिए जे वाला लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स जे चलेगा 2 पर, और जे के हर इटरेशन पर ये वाला एक्सप्रेशन चलेगा। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई जे, और जो भी रिजल्ट आएगा वो अपेंड हो जाएगा। तो अब एक्स में कौन अपेंड हो गया होगा, हमारा 2। फिर जे का लूप आगे बढ़ेगा 3 के लिए, फिर एक्सप्रेशन चलेगा आई इंटू जे। फिर जे का लूप चलेगा 4 के लिए, फिर आई मल्टीप्लाई जे। तो अभी तक एक्सप्रेशन कितनी बार चल चुका है, हमने कहा 3 बार। तो 3 बार के चलने से हर बार आई की वैल्यू 1 थी, लेकिन जे की वैल्यू 2 3 4 हुई है। अब इस लॉजिक के अकॉर्डिंग लिस्ट में कौन कौन आ गया होगा, 2 आ गया होगा, फिर 3 आ गया होगा, फिर 4। अब उसके बाद आई की वैल्यू 1 पर जे का लूप कंप्लीट हो चुका है। अब आई की वैल्यू 2 पर जे के लूप को फिर से इसी तरह से चलाना है। जे की वैल्यू 2, फिर एक्सप्रेशन चलेगा, फिर जे की वैल्यू 3, फिर एक्सप्रेशन, फिर जे की वैल्यू 4। तो इस बार कितना आएगा एलिमेंट आगे जब इस अपेंड होंगे, तो कितने होंगे, 4 6 और 8, है ना। अब आई की वैल्यू 3 के लिए लूप चलेगा, जे 2 3 4। फिर आई की वैल्यू 4 के लिए लूप चलेगा, जे 2 3 4। अब ये बताइए टोटल ये एक्सप्रेशन कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ होगा, 12 टाइम्स, है ना। आई की एक वैल्यू के लिए 3 टाइम्स, तो आई की इस तरह से टोटल 4 वैल्यू है। तो 4 इंटू 3, 12 टाइम्स ये लूप चलिए एक्सप्रेशन चला होगा, और लिस्ट में 12 एलिमेंट्स आए होंगे अकॉर्डिंगली 2 3 4 6 8 जो भी थे उसके अकॉर्डिंग आपके आता है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता तो क्या इस तरह से मैं लिस्ट नहीं बना पाता, हमने कहा नहीं, आप इस तरह की लिस्ट भी बना सकते थे। तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। फॉर आई इन रेंज, और यहाँ कर दिया 1 5, फॉर जे इन रेंज 2 5, और यहाँ पर एक्स डॉट अपेंड आई मल्टीप्लाई प्रिंट। ये एक लाइन है, इक्विवेलेंट 1 2 3 4। तो कॉम्प्रिहेंशन के आने से इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं होता। कॉम्प्रिहेंशन के आने से जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स, जो थोड़ा लॉन्ग कोड था वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो फिर क्या हमेशा हमें कॉम्प्रिहेंशन यूज करना चाहिए, हमने कहा नहीं। कॉम्प्रिहेंशन
हमें तब यूज करना चाहिए जब हम लिस्ट को बनाने के लिए फॉर लूप के साथ जाना चाहते थे, और फॉर लूप के साथ हम एक एक्सप्रेशन भी चलाना चाहते थे, और उस एक्सप्रेशन के रिजल्ट को हम बार बार अपेंड करना चाहते थे। जब ये तीन बातें आपके लिए तैयार हैं, तब आपको कॉम्प्रिहेंशन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमेशा कॉम्प्रिहेंशन के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लिस्ट बनानी है, मेरे पास फॉर लूप ही नहीं है, बात खत्म हो गई, कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट खत्म आपके लिए। अब अपना कोई और तरीका सोचो लिस्ट बनाने का। मुझे फॉर लूप तो यूज करना है, लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं है मेरे पास, बात खत्म हो गई, अब कॉम्प्रिहेंशन का यूज ही नहीं है। सर मेरे पास लूप है, मेरे पास एक्सप्रेशन है, लेकिन मुझे अपेंड नहीं करना है, फिर खत्म हो गया कॉम्प्रिहेंशन। जब तीनों बातें आपकी मिलती हैं, तब आपको कॉम्प्रिहेंशन यूज करना है, ना कि हर सिचुएशन में कॉम्प्रिहेंशन यूज करना है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में आप कितने लूप लगाना चाहते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम उतने ही लूप का यूज करें जितना हम कंट्रोल कर पाए, कंट्रोल और समझ पाए। मैंने यहाँ पर 4 लूप लगा दिए, फॉर आई, फॉर जे, फॉर के, फॉर एल। लाइन तो एक ही है, बट समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो ऐसा कॉम्प्रिहेंशन आपको छोड़ देना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन तब तक यूज करना है जब तक समझ में आता रहे। अगर ऐसा हो गया कि अब रीडेबिलिटी खराब हो गई, लाइन तो कम है, लेकिन उस एक लाइन को पढ़ने में आधा घंटा लग रहा है, इससे अच्छा तो आप 5 लाइन लिख लो, हो सकता है वो 10 मिनट में पढ़ लो आपने। तो आपको रीडेबिलिटी वाला फैक्टर भी ध्यान में रखना होता है। तो आपको एक बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा कि कॉम्प्रिहेंशन आपको कहां पर करना होगा। चलिए, तो ये हमारा लिस्ट का जो चैप्टर था, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब एक ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे अभी हम, जिसमें लिस्ट फेल हो जाती है, जिसमें लिस्ट का यूज हम नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ वैल्यूज दी गई और हमसे कहा गया इन्हें कंटेनर में रखो। हमने जैसे ही उनको लिस्ट में रखा, हमारा कॉन्सेप्ट फेल हो गया। क्यों हो जाएगा फेल, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए 2011 में इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता था, फाइनल मैच में जो 11 प्लेयर खेले थे, मुझे उन सबके नाम स्टोर करने हैं। तो एक तरीका है 11 बैरल बना लो, हर वेरिएबल में एक प्लेयर का नाम स्टोर कर देना अपना। दूसरा तरीका है सर, सबके नाम स्टोर करने हैं तो एक लिस्ट बना लो ना, एक ही लिस्ट में 11 वैल्यू आ जाएंगी, जिसको देखना इंडेक्स पे जाके देख लेना, 0 1 2 3 4, और आपका आसान रहेगा। अब मैंने जब लिस्ट के बारे में सोचा, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट या दूसरा एलिमेंट या तीसरा या चौथा, मान लो ये हमारा कोई एलिमेंट है धोनी, और ये मान लीजिए 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पर है, ये मेरी लिस्ट बनकर तैयार हो गई। अब आपको दो चीजों को सीखना पड़ेगा, जो रियल लाइफ है उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके अगेंस्ट हम जो कोड बना रहे हैं वो क्या वैसा है या नहीं है। कोड में हम लिस्ट का यूज कर रहे हैं, रियल लाइफ में ये 11 प्लेयर्स हैं जिनका नाम हम मैनेज कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में कि सर धोनी की जगह पर ऋषभ पंत को रख देते हैं 2011 वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में, या एक काम करते हैं किसी एक प्लेयर को हटाकर सूर्य कुमार यादव को खिला लेते हैं? आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इतिहास बन चुका है, इतिहास को आप नहीं बदल सकते। 2011 गुजर चुकी है, आप वहां जाकर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को जहां पर स्टोर कर रहे हैं वो कौन है, लिस्ट। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, लिस्ट में धोनी जिस इंडेक्स पर था वहां जाकर मैं ऋषभ पंत को खिलाया हूं? हमने कहा आप यहाँ कर सकते हो, क्योंकि लिस्ट को इस बात से क्या फर्क पड़ता है वर्ल्ड कप किसे कहते हैं, 2011 क्या होता है, उसको तो अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है। लिस्ट है, मॉडिफाई हो जाती है, इंडेक्सिंग होती है, डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि इस लिस्ट में एक खिलाड़ी और ऐड कर देते हैं, 12वां खिलाड़ी? हमने कहा हो ही नहीं सकता। लेकिन लिस्ट में तो आप 12वां 13वां 14वां कितने भी खिलाड़ी ऐड करो, किसी को डिलीट करो, किसी को हटाओ, कुछ भी करो।
तो उस कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम में दिखाने के लिए लिस्ट एक सही सॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे मान लीजिए इस क्लास में, मान लीजिए अभी 60 स्टूडेंट्स बैठे हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, मान लो जो क्लास में बैठे हैं उनकी बात करते हैं, तो 60 स्टूडेंट्स क्लास में जो बैठे हैं, मुझे उन सबके नाम स्टोर करने हैं। तो मैंने लिस्ट का यूज करा आप सबके नाम स्टोर करने के लिए। हो सकता अभी एक और आ जाए कोई, वैसे तो बैच 10 बजे शुरू होता है, लेकिन कुछ लोगों को शायद 10:30 का पता है, तो जिनको 10:30 का पता है उनको बता देता हूँ बैच का टाइम 10 बजे से है आपका, है ना, क्योंकि कुछ लोग लगातार 10:30 ही आ रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें यही पता हो। ठीक है, तो मान लीजिए 10 बजे मैंने लिस्ट बनाई। लिस्ट क्यों बनाई समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है 10:05 पे, 10:10 पे, 10:15 और बच्चे आ जाएं, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इधर ऐड हो भी रहा रियल लाइफ में, मना तो करेंगे नहीं उनसे भाई कि जाओ क्लास में नहीं आ सकते, टाइम ओवर हो गया, पैसे दे रखे उन्होंने, है ना। इधर हम लिस्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट है, अपेंड तो कर ही सकते हैं उसके अंदर। अब मान लीजिए किसी को लगा सर आपका पढ़ाई वो समझ नहीं आ रहा, हम जा रहे हैं दूसरे बैच में, भाई चले जाओ, नहीं आ रहा समझ में तो उधर लिस्ट भी तैयार है कि यहाँ से आप हटा भी सकते हो। डेट मीन्स अगर आपसे कहा जाए कि इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको अगर मुझे मैनेज करना हो, तो लिस्ट एक अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि क्लास अभी चल रही है, अभी इतिहास नहीं बनी है, एलिमेंट का आना जाना अलाउड है। अगर मैं इस चीज को लिस्ट में दिखाऊंगा तो समझ में आता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं सर एक बैच था जो खत्म हो चुका है, उसमें जितने स्टूडेंट्स थे मुझे उनको लिस्ट में स्टोर करना है, तो लिस्ट एक सही सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो बैच खत्म हो गया, अब किसी का आना जाना अलाउड नहीं है, वो इतिहास बन चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा कंटेनर होता है, उस कंटेनर का नाम है हमारा टपल। तो टपल कंटेनर लिस्ट की तरह ही बहुत सारी वैल्यूज को एक ग्रुप में मैनेज करता है, लेकिन जो अलग है लिस्ट से, वो क्या अलग है कि टपल के अंदर एक बार जो वैल्यूज आ गई, अब वो बदलेंगी नहीं, और ना ही टपल में कोई वैल्यू ऐड होगी, ना ही टपल से कोई वैल्यू अब डिलीट होगी। एक बार टप्पल जब बन गई तो उसी समय आपको बताना होगा कि कितनी वैल्यू इसमें रखना चाहते हो, उतनी ही रहेंगी थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। आप ना तो कुछ ऐड कर पाएंगे, ना कुछ आप डिलीट कर पाएंगे। तो टपल कंटेनर हमें कब यूज करना चाहिए ओवर लिस्ट, जब हिस्टोरिकल वैल्यूज का ग्रुप मैनेज करना हो, ऐसा ग्रुप जिसको हमें बदलना ही नहीं है, तो ऐसे ग्रुप को बनाने के लिए टपल का यूज करना चाहिए। ऐसा ग्रुप जो अभी प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें अभी चेंज होना पॉसिबल है, तो ऐसे ग्रुप को बनाने के लिए मुझे लिस्ट का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम टपल की डेफिनेशन की बात करें तो सिंगल लाइन डेफिनेशन है इसकी, इट इज इम्यूटेबल या अनमॉडिफाइबल वर्जन ऑफ, यानी कि सब कुछ लिस्ट ही है, दैट मीन्स इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड है, इसमें इंडेक्सिंग होती है, स्लाइसिंग होती है, सब कुछ होता है जो लिस्ट में होता है। सिर्फ हर वो चीज जो लिस्ट में है और वो लिस्ट को बदल देती है, वो टपल में नहीं, बाकी सब कुछ इसमें अलाउड होगा। ठीक है, अब सर इसका सिंटैक्स क्या होगा, टपल को अगर मुझे अपने प्रोग्राम में बनाना है तो क्या लिखें, जैसे लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं ऐसे ही टपल को पैरेंथेसिस से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहीं भी पैरेंथेसिस बनाता हूं ऐसे करके, तो ये हमारा टपल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। अब जैसे ही मैंने पैरेंथेसिस को लिखा, वैसे ही आपके मन में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए था कि सर लाइन नंबर 3 पर भी टपल है क्या, लाइन नंबर 2 पर टपल है, हमने कहा है सर, हमें तो लाइन नंबर 3 पर भी दिख रही है, कहाँ दिख रही है, ये देखो। तो अब ये आपके ब्रेन में अगर क्वेश्चन आया है, एक वैलिड क्वेश्चन है, आना चाहिए था। देखो ऐसे पाइथन में कई सिंबल्स हैं जिनको हम अब तक पढ़ भी चुके हैं और आगे पढ़ेंगे भी, जिनके एक से ज्यादा मीनिंग है, जैसे एक तो यही है, इसके अभी तक 2 मीनिंग थे, अब 3 हो गए, तो तीसरा कब आया, आज ही आया। देखो पहला क्या करता है, अर्थमेटिक एडिशन, दूसरा कॉन्कैटिनेशन,
और तीसरा दो लिस्ट को मर्ज कर देता है, आज ही पढ़ा लिस्ट के साथ। चौथा, अगर दोनों अलग अलग टाइप है तो एरर आ जाती है। ठीक है, अब इसी तरह से क्या आप इसके एक ही मीनिंग को जानते हैं? हमने कहा नहीं, इसके 3 मीनिंग है। ये इंडेक्सिंग वाला काम भी करता है, स्लाइसिंग वाला काम भी करता है, ये लिस्ट भी है। तो अब ये नई बात नहीं है आपके लिए कि एक सिंबल को हम पहले जानते थे किसी और पर्पस से, अब आप बता रहे हो कि नहीं इसका मीनिंग ये है। तो ये नहीं है, ये भी है, वो भी है और ये भी है। आपको सीखना पड़ेगा कब किस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग क्या है। आपको सीखना पड़ेगा कब किस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग क्या होगा। तो ऐसे ही जब हम पैरेंथेसिस की बात करते हैं तो इसके 3 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है एक्सप्रेशन। सोचो, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2+3 - 1 × 4, सर समझ ही नहीं आ रहा है कि 1 पहले 3 से माइनस होगा या पहले 1 की मल्टीप्लाई 4 से होगी। तो कंफ्यूजन हम करना ही नहीं चाहते, एक्सप्रेशन लगा दिया। अब पहले क्या होगा, पहले 3 - 1 2 होगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी। तो अभी तक हम पैरेंथेसिस का यूज करते थे एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। वहां पर वो टपल का कंट्रोल नहीं है, वहां पर टपल नहीं है। दूसरा दूसरा तरीका था फंक्शन कॉल करने के लिए। सोचो हम पहले दिन से एक काम करते आ रहे हैं, प्रिंट, और उसके आगे ये लगाते हैं। तो सर ऐसे प्रिंट क्या, लैन फंक्शन भी तो ऐसे ही कॉल करते हैं। टाइप आईडी, तो जितने फंक्शन आज तक आपने पढ़ाए हैं हर फंक्शन के नेम के आगे ये लगाते ही हैं। तो अब ये टपल थोड़ी है और ना ये एक्सप्रेशन है, अब ये क्या है, ये कॉल है। इसे बोलते हैं कॉल, ये कॉलिंग सिंबल हो गया। तीसरा जो आज आप यूज कर रहे हैं, तीसरा यूज क्या है, ये टपल है। अब सर ये टपल कब है, जब इसके पहले कोई फंक्शन ना लिखा हो। अगर इसके पहले कोई फंक्शन लिख गया, अब ये टपल नहीं है, अब ये फंक्शन कॉल है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये टपल है। ठीक है, तो सर ऐसा आगे भी होगा, हमने कहा आगे और ज्यादा होगा। एक ही सिंबल के कई सारे मीनिंग होंगे। या तो पाइथन बनाने वाले क्या करते, हर मीनिंग के लिए अलग अलग सिंबल बनाते। कहां से लाओगे इतने सिंबल है? या तो वो सिंबल याद करोगे, बात तो एक ही है। अलग अलग सिंबल अगर वो दे दें तो अलग अलग सिंबल याद करने पड़ेंगे आपको, इस सिंबल से ये होता है, उस सिंबल से ये होता है। तो उन्होंने सोचा जहां पर चीजें एक जैसी नजर आ रही हैं वो एक ही सिंबल से अलग अलग काम करा लेते हैं। बराबर, ये हमारी टपल बनकर तैयार हो गई। अगर मैं इसका टाइप निकालूंगा तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। अब ऐसी टपल का मैं क्या करूंगा, क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि आप ही ने तो कहा कि टपल में चेंज नहीं होता। अभी टपल में कितनी वैल्यूज पड़ी हैं, एम्प्टी है। अब क्या मैं इसको आगे प्रोग्राम में और वैल्यू ऐड कर सकता हूँ? हमने कहा नहीं कर सकते। एम्प्टी टपल का मैं क्या करूंगा, हमने कहा एक सिंटैक्स है कि ऐसे टपल बनाई जा सकती है, लेकिन बहुत कम चांस है कि हम ऐसा कर रहे हैं। कोई ऐसा करने का कोई पर्पस होगा ही नहीं हमारे पास। इसका मतलब तो आप कोई ग्रुप ही नहीं बनाना चाहते, टपल एम्प्टी रख दी। अब इसमें एलिमेंट ऐड भी नहीं होगा, ना डिलीट, कुछ है ही नहीं। तो बट एक तरीका है कि एम्प्टी टपल को ऐसे बनाया जा सकता है, जो कि हम रेयरली कभी अपने प्रैक्टिस में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका, टपल में मल्टीपल वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हैं। डुप्लीकेट हो सकती है ना, किसी भी टाइप की हो सकती है, वो सारी बातें लिस्ट जैसी हैं, अब उसको हम बार बार रिपीट नहीं करते। तो ये भी टपल है। अब जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो इंटरव्यू में आपसे चांसेस हैं अगर पूछा जाएगा टपल के बारे में कुछ, तो वही पूछा जाएगा, वो ये कि क्या मेरा ये स्टेटमेंट सही है कि एक टपल बनी एक्स नाम की जिसमें एक ही वैल्यू है 10। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बोलेंगे सर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही इस स्टेटमेंट में, आप जो कह रहे हैं वो सही है कि एक टपल बनाई आपने जिसमें एक सिंगल वैल्यू रखी हुई है हमारी 10, लेकिन जब आप रन कराएंगे तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसको एक्सप्रेशन मानेगा। हो सकता था आप इसमें ऐसे लिख रहे होते 10+2, हो सकता आपने कुछ लिखा ही नहीं, तो इसको एक्सप्रेशन मानेगा। क्या बोलेगा, इंटीजर एक्सप्रेशन है, वो टपल है ही नहीं।
हम तो सोच रहे थे टपल बनेगी जिसमें एक एलिमेंट आएगा, तो ये बड़ा ट्रिकी है और इंटरव्यू पूछा जाता है कि सिंगल एलिमेंट को टपल में कैसे रखोगे, क्योंकि सिंगल एलिमेंट जब ब्रैकेट में रखोगे तो वो एक्सप्रेशन कंसीडर हो जाता है, वो टपल नहीं रहा। तो उसके लिए फिर हमें कहा गया कि आप उस सिंगल वैल्यू के बाद क्या लगाएंगे, कॉमा। तो अगर आपको टपल में सिंगल वैल्यू रखनी है तो सिंगल वैल्यू के बाद आपको कॉमा लगाना चाहिए, तब वो टपल के अंदर सिंगल वैल्यू कंसीडर होगी, अदरवाइज वो टपल ही नहीं है, अब वो सिंगल वैल्यू का एक्सप्रेशन होगा। टपल बनाने का एक और तरीका, अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को सिंपली कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं, आप टपल का जो पैरेंथेसिस है उस सिंबल का यूज नहीं करते हैं, तो भी इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को एक टपल में स्टोर कर देता है। तो जब भी पाइथन में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज किसी एक्सप्रेशन में आएंगी तो वो एक टपल में स्टोर कर दी जाती हैं बाय इंटरप्रेटर। अब मैं इस बात को जब प्रिंट करके देखूंगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि x टपल टाइप का है और x में जो वैल्यूज है वो आपको दिखेंगे। आउटपुट में जब ऐसी टपल प्रिंट होगी तो आउटपुट में नोटेशन आएगा पैरेंथेसिस वाला, ठीक है, आउटपुट में तो आएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी टपल को क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी टपल, टपल विद वैल्यूज, टपल विद सिंगल वैल्यू, और टपल बनाने का एक और सिंटैक्स जिसमें कॉमा सेपरेट वैल्यूज को आप डायरेक्ट लिख देते हैं, जिसमें आपको पैरेंथेसिस लगाने की नीड नहीं होती। अब सर जो आपने एक बात लिखी है इसको भी करके दिखाइए। पहले मैं आपको बताता हूं कि टपल में इंडेक्सिंग होती है, तो 0 इंडेक्स का एलिमेंट आ गया 10। अब बस एक ही लाइन से आप समझ जाएंगे कि हाँ टपल बदल ही नहीं जा सकती। मैंने क्या करता, मैंने कहा इसको भी 100 कर। अगर x एक टपल है और टपल मॉडिफाई नहीं होती है तो फिर तो हम मॉडिफाई कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं 0 इंडेक्स का जो 10 तब रिप्लेस होगा क्या बन जाए, 100 बन जाए। अगर ये हो गया तो ये बात गलत है, और अगर ये नहीं हुआ, एरर आ गई, तो ये बात सही है। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अभी के लिए आप ऑब्जेक्ट को टाइप समझ लो। टपल टाइप डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है, किसी भी आइटम को असाइन आप नहीं कर सकते, तो ना ही आप ऐसे असाइन कर सकते हैं। अच्छा सर एक बार ये तो नहीं चला, एरर आ गई, डिलीट करके दिखाना। डिलीट करना है तो वो टपल को डिलीट हो सकती है, ऐसे करेंगे तो टपल खत्म मेमोरी से। टपल कह रही है कि अगर मैं हूं तो मेरे अंदर के एलिमेंट आप चेंज नहीं कर सकते ना रिमूव कर सकते, अगर आपने ऐसे करा तो एरर आएगी, ऐसे करेंगे तो एरर नहीं आएगी, क्योंकि आप टपल को नहीं बदल रहे हो, आप टपल को ही डिलीट कर रहे हो पूरा का पूरा। ये सही है लेकिन ये गलत है। टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम, इसमें अब करने को ज्यादा कुछ बचा नहीं हमारे पास, ठीक है। तो टपल की वैल्यू जितनी है उतनी हमारी रहेंगी। तो इनिशियली आपको पता होना चाहिए कि हम टपल में क्या स्टोर करना चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा बार हम हिस्टोरिकल वैल्यूज को ही टपल पे रखना चाहते हैं, तो पहले वैल्यूज को इकट्ठा करके प्रोसेस करके प्लस माइनस ऐड वेड कर कर आके लिस्ट में रख लो, फिर लिस्ट को उठाकर किस में रख सकते हो, आप अपने टपल में रख सकते हो। जैसे अभी आपका बैच चल रहा है तो ये लिस्ट है, अभी खत्म भी होगा, जब खत्म होगा तो इस बैच का क्या बन जाना चाहिए, टपल बन जाना चाहिए। तो ज्यादा बार हम लिस्ट को टपल में रखते हैं, इनिशियली टपल हम बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो शुरू में ही सब पता होना चाहिए क्या क्या वैल्यूज एग्जैक्टली होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो आज इतना रखेंगे, बाकी कल मिलेंगे।